Hello, my dear students. How are you? Fine? Okay. See, in previous lecture we discussed all the postulates and Bohr radius, velocity of electron. How can you find? So, based on all these formulae, we have to solve some problems of exercise in text. इन टेक्स्ट तो हालांकि नहीं होते हैं हमारी टेक्स्ट बुक में, लेकिन इलस्ट्रेशंस एंड एक्सरसाइज ओके, दो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने हैं. अब इसके रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स आर गिवन इन आवर एक्सेस नॉट सॉरी इलस्ट्रेशंस, एंड दैट इज 2.1 and 2.11. Okay, so read it carefully. First problem tells us what are the frequency and wavelength of a photon emitted during a transition from n is equal to 5 state to n is equal to 2. ध्यान से जरा देखना प्रॉब्लम को, ठीक है. और एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वही बच्चा ये सब कर पाएगा. वेरी वेरी इजी. एक तो आपका मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एलसीएम एचसीएफ मल्टीप्लिकेशन करना. हालांकि आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट और दूसरा सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए. चाहे थियरी याद हो ना हो वो बात अलग है, लेकिन फॉर्मूला क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है. अगर नहीं है तो बुक साथ में रखिएगा, देख लीजिएगा, और जितना भी हो सके आप फॉर्मूले को प्रिपेयर करिएगा. सो व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, एक तो पूछा है कि द फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, और से दूसरा पूछा है कि वेवलेंथ क्या है. एंड फोटोन की पहली स्टेज जो है वो n इज इक्वल टू 5 है, दूसरी स्टेज जो है वो n इज इक्वल टू 2 है, ठीक है. तो इनिशियल स्टेट इज n इज इक्वल टू 5 और फाइनल स्टेज इज n इज इक्वल टू 2. इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जंप लगा के पहले था कहाँ पे, n इज इक्वल टू 5 पे, ठीक है. अब वो आया कहाँ पे, n इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है. अब ये नीचे आया तो अकॉर्डिंग टू अवर थियरी इसने एनर्जी रिलीज की. इज इट, सपोज दिस इज द E2, ग्राउंड स्टेट इज E1. तो ये जो डेल्टा E वो एच न्यू के फॉर्म में होगा, क्योंकि फोटोन एब्सॉर्ब करता है, फोटोन रिलीज करता है. वो हमें नेगेटिव मिलेगा क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है. तो ध्यान दीजिएगा, दिस नेगेटिव हैज नो एनी मैथमेटिकल मीनिंग. नेगेटिव मीन्स एनर्जी रिलीज प्लस आंसर इज देयर देन एनर्जी एब्सॉर्ब. टेंशन मत लीजिएगा, बाद में आप उस ये नेगेटिव को निग्लेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है. तो अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ. मेरे प्यारे बच्चों, एक बार बात मैं आपको बता दूं कि अगर पूरा सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है. क्योंकि बहुत बड़ी एक्सरसाइज, 65 प्रॉब्लम्स आर देयर इन एक्सरसाइज, और सब मुझे सॉल्व करवाने पड़ेंगे, समझाने पड़ेंगे, ठीक है. तो ये फॉर्मूला है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है. बहुत बार यूज़ करेंगे. अब सब वैल्यू डाल दो. आपको n1 पता है, n फाइनल पता है, ठीक है. 1 2 भी यूज़ कर सकते हो, आई एफ भी यूज़ कर सकते हो. आई मतलब पहले कहाँ था, एफ मतलब फाइनल कहाँ गया. तो पहले फिफ्थ में था, बाद में आया कहाँ पे, 4 में. तो ये उसमें मैंने वैल्यू डाल दी. कांस्टेंट तो पहले से ही उसमें था. अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, ये आंसर जूल में आएगा, तो मेरे पास आएगा नेगेटिव आंसर. ये 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4, एलसीएम लूँगा तो उसके बाद का स्टेप ये आएगा, देखिए, ठीक है. नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट दैट व्हाट, एनर्जी इज रिलीज्ड बाय इलेक्ट्रॉन. इज इट क्लियर? ओके. तो यहाँ पे आपको एनर्जी चेंज मिल गया. क्या क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है. अब डेल्टा ई का मतलब क्या होता है, डेल्टा ई तो आपने फाइंड कर लिया. तो डेल्टा ई का मतलब क्या होता है, डेल्टा ई इज नथिंग बट एच न्यू, क्योंकि एनर्जी फोटोन के फॉर्म में ही होगी. डेल्टा ई का मतलब होता है एच न्यू. तो आपने डेल्टा ई तो फाइंड कर लिया, अब आपको न्यू फाइंड करना है. न्यू फाइंड कर सकते हो, डेल्टा ई बाई एच, वो भी उस फॉर्मूला का मॉडिफिकेशन ही है. तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, वही फॉर्मूला का यूज़ किया है, क्या है कि नहीं, वही फॉर्मूला है.
आपने जो वैल्यू रखी उसका नेगेटिव साइन अब आपको निग्लेक्ट करना है। क्यों करना है वो आपको पता है, क्योंकि दैट इज़ नो एनी मैथमेटिकल। एक बात और बता दूं कि ये सीधा कैलकुलेशन है, गलती हो सकती है, तो मेरा ध्यान मतलब कि मुझे इन्फॉर्म करिएगा कि आंसर ऐसे काफ़ी आगे भी सवाल ऐसे थे जिसमें कुछ आंसर में बहुत नहीं, एक दो आंसर में ऐसा हुआ था कि गलत सोल्व, इसमें आंसर गलत था लेकिन आपने कैलकुलेशन किया, बहुत बढ़िया बात है। और ये आ गई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आपको पूछा है लेमड़ा फाइंड करना है ना। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, बताओ बताओ, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली सेकंड स्टेप में। अब देखिए फ्रीक्वेंसी का सीधा मतलब होता है न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमड़ा, तो लेमड़ा इज इक्वल टू सी बाई न्यू, है ना। ऐसा है ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमड़ा, वो आगे वाला फॉर्मूला है। तो आपको लेमड़ा फाइंड करना है, लेमड़ा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। अभी अभी आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड की, सी तो कांस्टेंट है, तो वो सब वैल्यू रख दीजिए और आपके सामने आंसर आ जाएगा। ये देखिए, ये फॉर्मूला मॉडिफाइड किया, वो तो पुराना है, इसमें तो आप मना नहीं कर सकते हो। इसका सिंप्लीफिकेशन देखिए, ये तीसरा, तो आपका पूरा आंसर आ गया। अब आपका आंसर आएगा मीटर में, मीटर पर सेकंड में है तो मीटर में ही आंसर आएगा। अब मैंने आगे भी आपको बताया कि अगर आपको मीटर में से नैनोमीटर में जाना है तो क्या करना होगा। ठीक है, ऐसा मत करिए, मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ कि आपके पास क्या आंसर है। चलिए मैं एक बार फिर से सिखा देता हूँ, ठीक है, अगर भूल गए हैं तो। कोई भी यूनिट में अगर आपको जाना हो तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। चलिए नीचे देखिए, 4 आपका आंसर क्या है, 4.3421 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7 मीटर। अब मुझे यहाँ चाहिए 10⁻⁹। ठीक है, तो नैनोमीटर हो जाएगा ना, तो यहाँ कर लो 2 स्क्वायर और डी मल्टीप्लाई कर लो 10 स्क्वायर, नॉट 2 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। ओके, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 4 ये बहुत बढ़िया मेथड है, सीधा शॉर्टकट मैं आपको दे रहा हूँ। क्या करना है आपको, जो पावर चाहिए उससे वो नीचे ले लो एडजस्ट करके। ये 10⁻² जो है ये ऊपर जाएगा तो ये 10⁻⁹ हो जाएगा और ये 10 स्क्वायर हो जाएगा। अब 10 स्क्वायर मतलब 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आएगा 434.21 और 10⁻⁹ की जगह पे मैं रख सकता हूँ नैनोमीटर। तो ये रहा आपका नैनोमीटर। ये स्टेप को यहाँ से निकाल देना, बाद में ऐसे सॉल्व करना, सब ऐसे सॉल्व करना। अब आपको पिकोमीटर में चाहिए तो क्या पावर होना चाहिए, ऐसे आप कर देना। अब देखिए ये पूरा प्रॉब्लम जो है वो आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना। ठीक है, 3 स्टेप में प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया। और एक इलस्ट्रेशन है हमारे पास एंड दैट इज 2.11। चलिए उसके बारे में भी बात कर। सी दिस वन इज द इलस्ट्रेशन ऑफ आवर टेक्स्ट बुक 2.11। प्रॉब्लम को ध्यान से समझना है, समझेंगे नहीं प्रॉब्लम को तो प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। लाइफ में भी ऐसा ही होता है, लाइफ की प्रॉब्लम को जब तक समझेंगे नहीं तब तक वो प्रॉब्लम सोल्व होने वाले नहीं हैं। तो आपको पूछा है कि कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस। और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। तो बोहर का रेडियस वाला फॉर्मूला जो भी जिसमें भी फाइंड करना चाहते हो, नैनोमीटर में, पिकोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, वो फॉर्मूला ले लेना है आपको। फर्स्ट ऑर्बिट की He प्लस की कन्फिगरेशन है 1s1। ये आपको भी समझ में नहीं आएगा 1s1 क्यों, वो लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, 1s1, वो अगर 1s1 नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, पहली ऑर्बिट में है, n इज इक्वल टू 1, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको पता नहीं है तो। अब मैंने एक फॉर्मूला दिया था टू फाइंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल। क्या था वो फॉर्मूला, याद है आपको, देख लीजिए अपनी बुक में, ये रहा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट और आपको दिया था -2.18, ये रीडबर्ग कांस्टेंट, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻18 और ब्रैकेट में क्या था z स्क्वायर और नीचे क्या था n स्क्वायर।
और ये आंसर आने वाला था आपका जूल में। किस में आएगा? जूल में। देख लीजिए वो फॉर्मूला है और यहाँ पे भी वो प्रिंटेड है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि वही फॉर्मूला है। ये देखिए, इज इट क्लियर? अब आपको सिर्फ यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, आपको फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी पूछी है तो n आपका 1 है और हीलियम का Z2 है। मैंने 1 to 30 आपसे प्रिपेयर करवाया है, ठीक है। सब वैल्यू रख दीजिए। अब तो सीधा साधा मैथमेटिक्स है और कोई इसमें केमिस्ट्री और कोई वो नहीं है। देखिए n की जगह पे 1 रख दिया है और Z2 Z स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर आता है इतना जूल। दिस जूल इज देयर। आधा हो गया। अब बोहर की रेडियस, चलो इसमें नैनोमीटर में फाइंड की है तो हम लोग भी नैनोमीटर में ही फाइंड करेंगे। तो तीन फॉर्मूला है नैनोमीटर का। एंगस्ट्रॉम में 52.9 आता है, ठीक है। पिकोमीटर में 0.00529 है, आप देख लेना फॉर्मूला। पिकोमीटर नैनोमीटर का रिलेशन। तो चलिए हम नैनोमीटर में फाइंड करते हैं। तो ये है रेडियस का फॉर्मूला। मैं इसको दोबारा नहीं लिखूंगा। मैंने पहले बोला है कि जिसको फॉर्मूले पता है वो उसको सीधी वैल्यू डालनी है, कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करो, आंसर ले जाओ ना। पैसे दो, माल उठाओ, ऐसे, ठीक है। तो He प्लस, यहाँ पे भी He प्लस है तो N हमारा 1 एंड एटॉमिक नंबर 2। तो N की जगह पे ये 1 डाल दिया, Z की जगह पे 2। Z स्क्वायर नहीं है, फॉर्मूला में हम गलती करते हैं, मिक्स हो जाते हैं फॉर्मूला, ठीक है। और ये तो A0 हमारा कांस्टेंट था, A0 तो कांस्टेंट था ना। A0 की 3 वैल्यू मैंने बताई है थियरी में, इसमें तो कोई आपको नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ रिलेशन है पिकोमीटर और नैनोमीटर का। पिकोमीटर 52.9 पिकोमीटर का 0.0529 नैनोमीटर होता है। आप मीटर में भी फाइंड करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो यूनिट कन्वर्जन वाली बात हो गई, ओके। तो ये आप सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, आपको 2 से डिवाइड ही करना है। तो आपके सामने जो आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, and that answer of Bohr radius is this one in nanometer। आप पिकोमीटर में लेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, एंगस्ट्रॉम में फाइंड करो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। A0 की 3 वैल्यू है, एक तो 52.9 है, वो एंगस्ट्रॉम में है ना, 52.9 ऐसा कुछ है वो एंगस्ट्रॉम में। हाँ, जो लेंगे उसमें आंसर आएगा 52.9। और यहाँ पे हमने ली है 0.0529 और एक वैल्यू है 3। तो आप एक ही रिदम रखना कि एंगस्ट्रॉम में फाइंड करेंगे तो एंगस्ट्रॉम में करेंगे, पिकोमीटर में तो पिकोमीटर में, नैनोमीटर में तो नैनोमीटर में। 3 फॉर्मूले बनेंगे जिसमें A0 की वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। तो ये आपके सामने पूरा ये सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। पहले एनर्जी फाइंड करनी है, बाद में रेडियस फाइंड करनी है। रेडियस का सीधा बोहर रेडियस का फॉर्मूला रख देना है और कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज के 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हर एक लेक्चर में 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी एक्सरसाइज खत्म होगी और बाद में थियरी भी साथ में लेंगे, ठीक है। नाउ सी, इन आवर एक्सरसाइज यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 13 to 19 बैक टू बैक कैसे प्रॉब्लम है। 19 तक तो आप सॉल्व कर सकते हो। 20 से हम डी ब्रोगली का मैटर वेव कंसेप्ट आ जाता है और पीछे 1-2 प्रॉब्लम है, कुछ रह जाएंगे तो बाद में भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो रियल नंबर में आपको एक्सरसाइज में दिखा दूं तो 13 नंबर का प्रॉब्लम से आप स्टार्ट करेंगे तो 19 तक आप रुकना नहीं है, ठीक है। 2.13 से लेकर 2.19 तक हमारी जो टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया है, 2.13 to 2.19। ये आगे 2 है वो चैप्टर नंबर होता है। 13 से 19 तक का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, सीधा फॉर्मूला लगाना है। कोई भी फॉर्मूला आप लॉजिकली लगा सकते हो। एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे नहीं होता है कि एक ही होता है, आप अपनी मेथड से भी आपका दिमाग लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। ये मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है, इन लोगों ने कैसे सॉल्व किया है और हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम हम इलस्ट्रेशन में कर चुके हैं, इलस्ट्रेशन का सीधा कॉपी पेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आपको पूछा है कि वेवलेंथ फाइंड करो, वेवलेंथ फाइंड करो। ये हाइड्रोजन एटम में
n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 ट्रांजिशन है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 2.10 था, उसकी कॉपी है। पहले डेल्टा ई फाइंड कर लो, बाद में फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड करनी है तो कर लो, फ्रीक्वेंसी से लेमड़ा फाइंड कर लो, ठीक है। तो डेल्टा ई पहले फाइंड कर लो एंड बेस्ड ऑन डेल्टा ई क्या आएगा आपका, हाँ, डेल्टा ई का मतलब ये होता है डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू मतलब एच सी बाई लेमड़ा। तो डेल्टा ई तो आपने फाइंड कर लिया ये फॉर्मूला यूज करके बोहर पोस्टुलेट का। तो डेल्टा ई की वैल्यू रखो, एच और सी तो कांस्टेंट है, अब लेमड़ा फाइंड कर लो। और फ्रीक्वेंसी तो पूछ ही नहीं है, लेमड़ा आ जाएगा ना यहाँ से। अगर लेमड़ा नहीं फाइंड करना है तो लेमड़ा का फॉर्मूला हो जाएगा एच सी अपॉन डेल्टा ई। कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चलिए दूसरी मेथड में दिखाता हूँ, एक और मेथड हम यूज़ करेंगे। मुझे ये समझाना है कि मैं आपको अलग मेथड से भी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक आपको कोई ऐसा फॉर्मूला लगे कि यहाँ भी लेमड़ा है और मेरे पास वैल्यू है, रीडबर्ग कांस्टेंट एक दूसरा भी हमारे पास है, ठीक है। मैंने वेव नंबर का दिखाया था 1/लेमड़ा, ये फॉर्मूला देखिए बामर सीरीज के बाद सीधा आया था 1/लेमड़ा आर 1/n1² इनिशियल स्टेट n1² माइनस 1/n2² हुआ ना। ये हाइड्रोजन के लिए है तो यहाँ z² नहीं रखेंगे, इंटू z² आता है अगर दूसरा कोई मेजोरिटी, क्योंकि बोहर ने हाइड्रोजन के बारे में ही बात की है। अब रीडबर्ग का वैल्यू क्या है आपको पता है। अब जरा इसमें देख लो कि हमारा पहला स्टेप जो है 4 है, दूसरा है वो क्या है। अगर आपका जो है नेगेटिव आंसर आता है ना, नेगेटिव, तो आप टेंशन मत लीजिए, तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव जो है वो एनर्जी, इज इट क्लियर, इट मीन्स कि एनर्जीज यहाँ पे एनर्जीज रिलीज्ड, यहाँ पे लेवल है पहला 4 और बाद में आता है 2, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि आंसर नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव को आप डायरेक्ट पॉजिटिव ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो यहाँ पे आर तो मेरा है 10 9 6 7 ऐसा कुछ था। पहला स्टेप है मेरा 4 का स्क्वायर करूँगा तो 16, लास्ट में वो जंप मार के आ रहा है 2 पे, 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4। अब ये होगा 10 9 6 7 ये एलसीएम कितना होगा हमारा 4 और 16 का 16, तो यहाँ पे रख लीजिए एलसीएम 16, यहाँ पे होगा 1 माइनस 4, तो ये हुआ ना माइनस। अब आप उसको पॉजिटिव में ले लीजिए, क्योंकि ये तो नेगेटिव आएगा, एनर्जी का फॉर्मूला है इसलिए। तो 10 9 6 7 मल्टीप्लाइड बाई, ये मोड समझ लीजिए, ये नेगेटिव साइन जो है दैट इज एनर्जी इज इमिटेड, ओके। तो उसको निगलेक्ट करके सीधा 3/16, -3/16 नहीं लिखना है, 3/16 लिख लीजिए, ठीक है। तो सीधा आपको 1/लेमड़ा मिलेगा यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करिए तो 1/लेमड़ा आपका आएगा 4.86 मल्टीप्लाइड बाई, एक काम करिए, ऐसा मत करिए, 1/लेमड़ा है ना, सीधा लेमड़ा लिख लीजिए, तो एक स्टेप जो यहाँ पे कम हो जाएगा। चलिए मैं ऐसा कर लेता हूँ, लेमड़ा मतलब क्या होगा, ये 16 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ये 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेसिप्रोकल है ना, 1/लेमड़ा, मुझे लेमड़ा डायरेक्ट लिखना है, और ये जो है वो सीधा डाउन साइड 1/109667। हाँ, अब आप इसको सॉल्व करिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा विथ कैलकुलेटर, 4.86 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आंसर जो है सेंटीमीटर इनवर्स, आप फॉर्मूला में देखिए ये सेंटीमीटर इनवर्स है, ठीक है। तो आपका सीधा आएगा सेंटीमीटर इनवर्स, नहीं सेंटीमीटर इनवर्स तो 1/लेमड़ा का है ना, सीधा सेंटीमीटर, क्योंकि 1/लेमड़ा का क्या है सेंटीमीटर इनवर्स 1/लेमड़ा, तो लेमड़ा ऊपर चला जाएगा तो ये सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर हो जाएगा,
ठीक है। अब आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। मैं डायरेक्ट आंसर आपको दे रहा हूँ, तो इसका आएगा 486। अब कन्वर्जन आपको करना है, मैं हर बार कन्वर्जन नहीं करूँगा। 10⁻⁹ मीटर। अब ये -9 का मतलब क्या हुआ? 486 10⁻⁹ मीटर, तो सीधा आपका आएगा 486 पिकोमीटर, सॉरी नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर। तो ये दूसरी मेथड है, थोड़ी शॉर्ट है, सीधा एक फॉर्मूला से मैंने आंसर निकालना आपको सिखाया, ठीक है। माइनस को निग्लेक्ट करिए, इज इट क्लियर कि लेमड़ा कभी नेगेटिव नहीं होता, वो मैथमेटिकल साइन नहीं है, इज इट क्लियर। तो ये भी बहुत ही बढ़िया एक मेथड तो ये है, देखिए ऊपर वाली वो पुरानी पहले की, वो अब उस जो हमने इलस्ट्रेशन किया उसको इस मेथड से करिए, ठीक है। चलिए, वो एक प्रैक्टिस हो गई ना, ये दूसरा ये फॉर्मूला है, ये सीधा इतने में आ जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। सी आज का हमारा ये लास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, और इसका भी मैं शॉर्टकट तरीके से ही हम सॉल्व करेंगे, पहले प्रॉब्लम को समझ लो, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट में है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मतलब Z=1। तो आपको पूछा है कि कंपेयर योर आंसर विद द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम। और दूसरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो आपको अभी पता नहीं है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स द इलेक्ट्रॉन, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में लगती है उसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, और उसको इन्फिनिटी डिस्टेंस पे ले जाना होता है, वो हम पीरियोडिसिटी में डिस्कस करेंगे, अभी तो यहाँ कॉन्सेंट्रेट होते हैं। 5th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन है, तो फिर आपको ये कंपेयर करना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी से, ये एनर्जी निकाल के। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि हम जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में, तो सॉल्यूशन मैं करूँगा स्टेप बाय स्टेप, आप देखते जाइए। तो पहले तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, En = 13.52, पहले हम 5th ऑर्बिट में फॉर गिन लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ दिया है, जूल पर मोल। हाँ, जूल पर मोल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 13.52 रीडबर्ग कांस्टेंट होगा, ठीक है। और अगर आपको वो यूज़ करना है तो बाद में थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अगर आप ये भी कर सकते हो। अब देखिए, वो मोल वाला डायरेक्ट फार्मूला हमें नहीं यूज़ करना है, क्योंकि आपको जो पता है उससे ही हम जाएंगे। देखिए, पहले आप एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की 5th ऑर्बिट में एक एटम की फाइंड कर लीजिए, जो आपके सामने फॉर्मूला है -2.18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻18 Z² ठीक है। Z हाइड्रोजन है इसलिए 1 रहेगा, और n²। देखिए सब वैल्यू मैंने डाली है। अब आपको क्वेश्चन रहेगा कि ये नेगेटिव साइन आप क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, ये एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, तो ये नेगेटिव हम पॉजिटिव कन्वेंशनली, जैसे आप फिजिक्स में करते हो ना, लेफ्ट साइड आप मिरर फॉर्मूला डिराइव करते थे तो कन्वेंशन लेते थे, तो थोड़ा लॉजिकली भी चलना होगा, ये नेगेटिव साइन मैथमेटिकली नहीं है, तो हम लोग एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है इसलिए इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं। और एक एटम में 5th नंबर का अगर इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है 5th ऑर्बिट का, तो हमें इतनी एनर्जी चाहिए 10⁻⁻18 जूल पर एटम। अब मुझे वो फाइंड करनी है जूल पर मोल, तो क्या करूँगा, ये जो पर एटम है उसको एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये एक एटम की थी वो मुझे जूल पर मोल मिल गई। तो ये 5th नंबर का इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। पॉजिटिव ले लेनी है क्योंकि एनर्जी हमें सप्लाई करनी,
वो एनर्जी दे नहीं रहा है, उसको बाहर निकालने के लिए एनर्जी हमें सप्लाई करनी है, तो इतनी एनर्जी हम देंगे तब वो बाहर निकलेगा। ये हमारा पहला डेटा, इसको याद रखिएगा ये। ठीक है, अब दूसरा फर्स्ट में है तो कितनी होगी, फिर से ये नेगेटिव साइन आप निगलेक्ट करिएगा। पहले एक एटम की फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग दैट फार्मूला। तो उसमें Z भी 1 है, N भी 1 है, तो डायरेक्ट आपका आंसर आएगा कितना, 2.18 10⁻18 जूल, ये जूल पर एटम होगा। तो अब उसमें से मुझे अगर फाइंड करनी है 1 मोल की, जूल पर मोल, तो यहाँ पे आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और चेक कर लो, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये इस वैल्यू को आपके पास आएगा 13.13 10⁵ जूल पर मोल। और अब रेशियो ले लो, पहले की एनर्जी और फिफ्थ की एनर्जी, E1 E5 दोनों पर मोल यहाँ पे रख दो, 10⁵ 10⁵ कैंसिल आउट, और आपके पास आएगा रेशियो 25। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको पहली ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो फिफ्थ ऑर्बिट में जो एनर्जी चाहिए उससे 25 टाइम मोर चाहिए। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये बहुत ही टफ सॉल्यूशन है, ये आपको भी ऐसे नहीं करना है ना, आप ऐसे हमारे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को लेके ऐसे चले जाएं। ऐसे क्लियर? एक बार एक जगह पे मैंने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट वैल्यू लिखी है, कहाँ पे, यहाँ पे। ये E1 जो है वो मैंने फाइंड किया, उसके बाद अगर मोल फाइंड करना है तो मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो जूल पर मोल एनर्जी, 1 मोल एटम की एनर्जी मुझे मिल जाएगी। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर करनी है क्योंकि पूछा है कि कितनी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, चलिए अब हमारे कंटेंट की ओर हम बढ़ते हैं। अब देखिए, आफ्टर द लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल, हमको लास्ट मॉडल की तरफ आगे बढ़ना है, और वो हमारा मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि ये कोई मॉडल आएगा, सिर्फ बोहर का लिमिटेशन जो है वो स्टार्क इफेक्ट, जीमान इफेक्ट और बॉन्ड कैसे बनते उसको थोड़ा हम मतलब कि उस लिमिटेशन को, मॉडल तो वही रहेगा, जैसे बोहर का मॉडल भी दिखाई देता है, जैसे रुथरफोर्ड ने दिया था वैसा ही, लेकिन उसमें लिमिटेशन थी, वो बोहर ने सॉल्व कर दी। अब बोहर का प्रॉब्लम आया है ये दो थियरी की वजह से। ठीक है, एक तो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और दूसरा जो है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो जिसकी वजह से बोहर का मॉडल जो रिजेक्ट हुआ, ठीक है, काफ़ी सराहा गया, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम आया, तो बोले कि अब इसका क्या होगा, तो पहले वो थियरी जान लेते हैं। ठीक है, क्या है, तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ठीक है, अब देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि आइंस्टाइन ने सजेस्ट किया कि लाइट कैन बिहेव एज अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल, इट हैज़ अ ड्यूअल कैरेक्टर। ठीक है, अब बोहर ने क्या मिस्टेक की, उसने इलेक्ट्रॉन की जो हाइपोथेसिस लिखी, मतलब पोस्टुलेट्स ऑल रिटन, उसमें उसने नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ वेव, उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, स्टेशनरी ऑर्बिट, जंप लगा रहा है। तो इन ऑल द केसेस बोहर एक्सेप्टेड दैट इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ पार्टिकल, हालांकि इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक मैटर है ना। अब प्लैंक ने क्या कहा, मैक्स प्लैंक ने ऐसा बोला कि डिफ्रैक्शन और वो समझाने के लिए उसने बोला कि नहीं, लाइट तो जो है वेव्स है। आइंस्टाइन ने बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो मैं तो ही समझा सकता हूँ जो मैं लाइट को पार्टिकल लूँ। बाद में सब ने इकट्ठे होकर बोला कि लाइट हैज़ अ ड्यूअल नेचर, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इट बिहेव्स एज अ वेव एंड इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल। अब अब वही कंसेप्ट डी ब्रोगली को दिमाग में आया कि ये इलेक्ट्रॉन बोहर ने एज अ पार्टिकल लिया है, तो क्यों ये वेव में नहीं कन्वर्ट हो सकता, इलेक्ट्रॉन के वेव्स नहीं होते। और साहब ये कंसेप्ट सही निकला, और आज की डेट में हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर यूज कर रहे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो उसने बोला कि मेरा कंसेप्ट सही है, इलेक्ट्रॉन ऑल्सो बिहेव्स एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो कोई भी अगर मैटर है, अगर फोटोन घूमता है, और आपने शक्तिमान देखिए ना, शक्तिमान में शक्तिमान खुद वेव में कन्वर्ट हो जाता है।
आप एपिक सीरियल देखते हो, ड्रामा देखते हो, तो उसमें कोई देवी देवता जो है वो वेव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और बाद में फिर दिखाई देते हैं। तो यही यही कंसेप्ट डी ब्रोगली ने लिया 1924 में। उसने बोला कि कोई भी मैटर हो, अगर वो स्पीडीली घूमेगा तो उसके पास वेव नेचर होगा होगा होगा। इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं है, वेव नेचर भी है। वो बोहर ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन डी ब्रोगली ने प्रूव करके दिखाया। और एक इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं 15 मिलियन टाइम्स मोर। आजकल हम कोरोना वायरस को जो पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो हम उसका शेप देख रहे हैं, ठीक है। लाइट का वेव नेचर जो है वो सीधा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन वेव है, ये प्रूव हो चुका है आज की डेट में। तो आप ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिए। कंसेप्ट वाज गिवन बाय फिजिसिस्ट डी ब्रोगली इन 1924। और कंसेप्ट क्या है कि ऑल मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन possess वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। इज इट क्लियर? उसके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, चलिए। अब देखिए उसको थोड़ा इवैल्यूएट करते हैं। वो डी ब्रोगली सेड दैट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, मूविंग प्रोटॉन्स, मूविंग मोलिक्यूल्स, ये थोड़े थोड़े जो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। अगर वो घूमते हैं तो उसके पास ड्यूअल नेचर होते हैं। दे ऑल्सो बिहेव्स एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। फिर वो आगे बढ़ता है, वो बोलता है कि अगर कोई आदमी ट्रैक के ऊपर रनिंग कर रहा है, कोई प्लेन स्पीड में फ्लाइंग कर रहा है, कोई ट्रेन अपनी ट्रैक पे रनिंग कर रहे हैं, तो दैट ट्रेन, दैट रनिंग मैन, दैट फ्लाइंग प्लेन ऑल्सो हैव पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। अब आपके मन में थोड़ा क्वेश्चन आएगा कि सर आप क्या बोल रहे हो, वेव नेचर तो, लेकिन हम जो रनिंग करते हैं स्पीडीली, अगर आप रनिंग कर लो तो हमारे साथ जो वेवलेंथ है वो इतनी छोटी होती है कि उसको मेज़र करना नामुमकिन है। मुश्किल की तो बात ही नहीं, नामुमकिन है, इतनी छोटी वेवलेंथ होती है रनिंग ट्रेन, फ्लाइंग प्लेन। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसकी उसकी कुछ वेवलेंथ जो है हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे रनिंग मैन, फ्लाइंग प्लेन, उसको हम मेज़र नहीं कर सकते। चलिए, उसने एक फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूले के 4 पॉइंट हुए आपके। चलिए, किसने दिया, क्या स्टेटमेंट है, और उसको थोड़ा इवैल्यूएट किया 2 पॉइंट में मैंने कि ऐसे जो पार्टिकल्स है जिसको सिर्फ हम पार्टिकल मानते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, तो ऐसा नहीं है, वो तो है ड्यूअल कैरेक्टर, लेकिन आप मैक्रोस्कोपिक कोई भी ले लो उसके पास भी ड्यूअल कैरेक्टर है, लेकिन हम मेज़र नहीं कर सकते, ये कंफर्म है। चलिए, ये 2 पॉइंट लिख लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी लेमड़ा हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, तो कि कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी वेवलेंथ लेमड़ा है और वो v वेलोसिटी से घूम रहा है और उसका जो मास है वो m है, ठीक है। तो ये लेमड़ा, मास m, उसकी वेलोसिटी v, तो ये डी ब्रोगली का मैटर वेव इक्वेशन है जो हमें यूज़ करना है न्यूमेरिकल में भी। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, फ्लाइंग प्लेन हो, रनिंग मैन हो, रनिंग ट्रेन हो। और आपको पता है, आप फिजिक्स में पढ़े हो कि मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी 10th में, ये वो नथिंग बट मोमेंटम। अब इसके नीचे आपको एक एक टर्म समझानी है। लेमड़ा क्या है? लेमड़ा इज इक्वल टू, राइट डाउन, वेवलेंथ, h is equal to Planck's constant, p is equal to momentum of object, m mass is equal to mass of object, v is equal to velocity of object। इतना नोट कर लो। उसके बाद ये जो है वो ट्रू है, ठीक है, वो मैंने पहले बोल दिया है कि दिस कंसेप्ट इज एक्सपेरिमेंटली ऑल्सो कन्फर्म्ड, क्योंकि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका डिफ्रैक्शन होता है, इनका इंटरफियरेंस होता है, तो वेव नेचर है होने ही होना है। तो बाद में उसका एक प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट आया जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को 15 मिलियंस टाइम उसका मैग्निफिकेशन करके हमें देता है, ठीक है। अब लास्ट पार्ट ऑफ दिस थियरी, अब लेमड़ा एसोसिएटेड विथ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने पहले बोला, हम हो या तो प्लेन हो या तो ट्रेन हो, दैट वी कैन नॉट मेजर एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि वो लेमड़ा यानी कि वो वेवलेंथ लेमड़ा एसोसिएटेड विथ ऑब्जेक्ट इज अ वेरी स्मॉल,
so we cannot measure it experimentally, but lambda associated with microscopic particles like electron we can measure practically. तो अब यहाँ पे बोहर का ये कंसेप्ट रॉन्ग होता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल है। अब बोहर का जो लिमिटेशन है वो जीमान इफेक्ट, डबलेट और स्टार्क इफेक्ट वो नहीं समझा पा रहे, शायद इससे हमें थोड़ा फ़ायदा मिले। तो ये पहली थियरी है जिसने बोहर को परेशान किया। अब दूसरी थियरी इससे भी इम्पोर्टेंट, एंड दैट वन इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, माय फ्रेंड्स, मैंने ऐसा सोचा कि पहले थोड़े उसके इसके प्रॉब्लम अगर हम ले लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कंसेप्ट अभी अभी डिस्कस किया है तो डायरेक्ट प्रॉब्लम हम लेंगे। तो हमारी टेक्स्ट बुक में ये जो इलस्ट्रेशन 2.12 ना, इलस्ट्रेशन 2.12 से लेके इलस्ट्रेशन सोल्व किए हुए, हाँ सोल्व किए हुए प्रॉब्लम, इसको हम इलस्ट्रेशन बोलते हैं 2.14, ये देख लें आप। ठीक है, और पीछे भी डी ब्रोगली के अगर कम है तो अभी हम डी ब्रोगली के साथ उसके प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इजी कंसेप्ट, इसीलिए बोल रहा हूँ कि हम अभी अभी ही सॉल्व करेंगे। देखिए, व्हाट विल बी द वेवलेंथ विथ 0.1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट, और उसकी जो वेवलेंथ आपको सॉरी वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकंड। तो कुछ नहीं करना है साहब, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो ये अभी अभी तो फॉर्मूला हमने दिया h/mv। ठीक है, h आपका कितना रहेगा 6.626 मल्टीप्लाइड बाय ये रहेगा किलोमीटर, और जूल का मतलब आप ये निकालना, जूल का मतलब होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तभी आपकी यूनिट सेट आएगी ये मीटर में। ठीक है, तो आप मीटर का नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये आंसर आंसर जो है वो चेक करना पड़ेगा आपको, या तो टेक्स्ट देख लेते हैं। नहीं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सही है, सिर्फ वैल्यू रख दो बस। एच की वैल्यू पता है, मास आपको दिया है वो 0.1 किलोग्राम और वेलोसिटी दी है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर है हमारा 2.13। 2.13 में थोड़ा आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ये देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, उसकी काइनेटिक एनर्जी दी है, और फाइंड क्या करना है, क्योंकि बोले कि फाइंड करो वेवलेंथ, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये तो 10th का फॉर्मूला है। अब काइनेटिक एनर्जी है आपकी 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻25 जूल इज इक्वल टू 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, वो तो के 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻31 किलोग्राम, और उसके मल्टीप्लिकेशन में है v²। ठीक है ना, उसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है v²। तो अब आपको v² मतलब क्या होगा, v² इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻25 डिवाइडेड बाई 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻31। ठीक है, अब आपका ये v² है, तो v मतलब कि रूट निकालना है, कैलकुलेटर में रूट निकाल लेना। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा v पहले आपको फाइंड करना है, जब तक v नहीं फाइंड करेंगे, अब v फाइंड हो जाएगा उसके बाद आपका आंसर 812, ये 8.12.2 ये आंसर सही है, चेक कर लेना। रूट निकालना पड़ेगा, रूट में जो पावर है ना 10th का, जैसे कि 10th का पावर अगर 5 है ऐसे नहीं सेट करना है, 10 का आपको इवन पावर सेट करना है। 10⁻4 है तो इसका रूट होगा 10², 10⁻6 है तो उसका रूट होगा 10³ तो वो आप सीधा निकाल सकते हो। अगर 10 का पावर 7 आप रखेंगे तो आपको सेट करना है 10 का पावर LIRD रूल्स से। ठीक है, तो अब जो पार्ट है मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। वेलोसिटी है आपके पास, h है, ये पार्ट देखिए, लेमड़ा आपको बोला है फाइंड करने को 896.7 नैनोमीटर, ये पहले
ये मीटर में आएगा, मीटर को आप नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दो, मैंने पहले भी आपको सिखाया था, ठीक है। तो ये जो आप लेमड़ा आप देखिए, तो ये लेमड़ा जो है ये 896.7 ये कुछ मेजरेबल है। अगर मैं रनिंग करता हूँ, आप रनिंग करते हो, तो आपके साथ जो लेमड़ा एसोसिएटेड है वो बहुत ही स्मॉल है। वो कैसा है, बहुत ही छोटा है। वो तो आपने 0.1 किलोग्राम में देख लिया, देखिए कितना है ये कितना है 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34 मीटर ये लेमड़ा है। तो कितना कम है। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमें मेज़र करके देगा, सिर्फ 0.1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट में 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट है। और ये देखिए इलेक्ट्रॉन का कितना आ रहा है, उसको आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी वो बहुत रहेगा, है ना। ओके, तो अब एक लास्ट प्रॉब्लम है, वो भी इससे भी इजी है। आप ये इसको सॉल्व करिएगा, क्योंकि आपने बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए तो ये तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। अब ये तीसरा प्रॉब्लम, अब एक्सरसाइज में जब आएगा तब एक्सरसाइज में देखेंगे। अभी यहाँ पे हम ये इलस्ट्रेशन थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये भी बहुत इजी प्रॉब्लम है। ये नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर, सॉरी एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर दो। लैम्बडा आपको दिया है, एच आपको पता है, वेलोसिटी क्या है फोटोन, तो फोटोन की वेलोसिटी तो आपको पता ही है, फोटोन की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना, ये रही 3 मल्टीप्लाइड बाय। अब उसको रख दीजिए कहाँ पे रखेंगे, ये फॉर्मूला में लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो आपको फाइंड करने को बोला है मास ऑफ फोटोन, तो एम इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्बडा वी। ये इस फॉर्मूला का ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब एच की वैल्यू ये रही, ये लैम्बडा आपने मीटर में कन्वर्ट किया, और फिर वेलोसिटी ये रही फोटोन की। तो सीधा आपके पास आंसर आएगा, फोटोन का मास कितना होगा 6.135 10⁻⁻33 किलोमीटर। इफेक्टिव साइंटिफिक नंबर में भी कैलकुलेट उसको करिएगा, ठीक है। ये जो है वो डेसिमल, हर एक आंसर में ये ध्यान में रखिएगा, डेसिमल पॉइंट से पहले एक डिजिट होनी चाहिए, उसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो ये पूरा बहुत ही छोटा प्रॉब्लम, बहुत ही छोटा प्रॉब्लम और बहुत ही ईजी है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आप अब क्वेश्चन नोट कर लिए। अब देखिए मैं ये जो प्रॉब्लम है मैं अभी एक्सरसाइज से नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डाउन क्वेश्चन इन योर बुक। एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग्स uncertainty 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 principle in detail। ये बहुत ही, अब अनसर्टेनिटी से हम मैकेनिकल मॉडल में चलेंगे, and this principle is given by जर्मन फिजिसिस्ट। वो तो हमें कोई लेना देना नहीं है, जर्मनी से हो या तो इंग्लैंड से हो, लेकिन नाम है उसका हाइजेनबर्ग, गिवन बाय हाइजेनबर्ग। इसका पूरा नाम है वर्नर हाइजेनबर्ग, ठीक है। अब प्रिंसिपल लिखो, प्रिंसिपल क्या है, सिर्फ प्रिंसिपल लिख के हम ये क्वेश्चन अधूरा छोड़ेंगे और बाद में इसको डिस्कशन करेंगे। प्रिंसिपल प्रिपेयर करके रखना, उसका मैथमेटिकल फॉर्म भी अभी लिखेंगे, लेकिन समझाएंगे बाद में इसको डिटेल में, ठीक है। राइट डाउन, it is impossible to determine it is impossible to determine it is impossible to determine simultaneously। एक ही टाइम पे आप दो चीज नहीं कर सकते, ठीक है। साइमल्टेनियसली, अगर जीनियस हो तो कर सकते हो। It is impossible to determine simultaneously the exact position
the exact position and exact velocity, और यहाँ पे आप वर्ड मोमेंटम भी यूज कर सकते हो, लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा यूज होता है। मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और अगर जनरलाइज करना चाहो इलेक्ट्रॉन की जगह पे, तो आप बोल सकते हो कि मूविंग माइक्रोस्कोपिक बॉडी। मूविंग, इलेक्ट्रॉन ना हो और कोई इलेक्ट्रॉन के जैसा कोई हो, मूविंग माइक्रोस्कोपिक बॉडी, ये पूरा प्रिंसिपल है। ये बोलता है कि आप कभी भी एट ए टाइम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली। एक को आप डिटरमाइन करोगे तो दूसरा, देखिए हम जब रनिंग करते हैं तो हमारा दोनों एग्जैक्टली होता है कि ये इस टाइम पे, बस अगर रोड पे है तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं सेकंड के साथ कि इतनी सेकंड पे, इतने आवर पे ये इस जगह पे होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में ऐसा नहीं है। ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी लो, दिमाग घुमाने वाला लो उस टाइम पे हाइजेनबर्ग ने दिया। ठीक है, लोगों को पहले विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन ये सही है। अगर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मेजर करने जाओगे तो वेलोसिटी नहीं मेजर कर पाओगे, वेलोसिटी मेजर करने जाओगे तो पोजीशन मेजर नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए मैथमेटिकली लिखते हैं। मैथमेटिकली इट कैन बी प्रेजेंटेड बाय, आप मैथमेटिकली इसको प्रेजेंट कर सकते हो। कैसे प्रेजेंट कर सकते हो? डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये इसका इक्वेशन है मैथमेटिकल। अब वी नो दैट, इसके नीचे लिख लीजिए, हम लोग जानते हैं कि P इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अभी अभी हमने बात की, तो डेल्टा P का मतलब मास तो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। M डेल्टा V वो वहाँ पे रख दीजिए, तो आपका होगा डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई एम मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा पी। ये वैल्यू डेल्टा पी की मैं इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर रहा हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ग्रेटर ही होगा एच अपॉन 4 पाई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई, ये डेल्टा पी नहीं है, ये डेल्टा वी है। हाँ, ये डेल्टा वी, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी इज इक्वल टू, हमें हमें उसमें तो इज इक्वल टू ही यूज़ करना है न्यूमरिकल में, लेकिन न्यूमरिकल आज हम सॉल्व नहीं करेंगे। ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये हमारा हुआ नंबर 2। एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टर्म एसोसिएटेड विथ इट। व्हाट इज डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। इलेक्ट्रॉन कहाँ है उसकी अनसर्टेनिटी। हम बोलते हैं ना वो भाई कहाँ मिलेगा, तो हम बोलेंगे कि उसका कुछ पता नहीं है, यहाँ से यहाँ तक आपको मिल जाएगा। तो वो अनसर्टेनिटी होती है, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि यहाँ पे ही मिलेगा। अनसर्टेनिटी इन लोकेशन, लोकेशन और पोजीशन ऐसा आप बोल सकते हो। अब डेल्टा वी मतलब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ध्यान में रखिएगा, ये सब अनसर्टेनिटी की वैल्यू है। इसको मैं डिटेल में बाद में डिस्कस करूँगा, सीधा ये फॉर्मूला लिख के। अब ये 4 पाई एम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये सेकंड नंबर में ये एम यहाँ पे भूल गया हूँ। अब एम इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और या तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो माइक्रोस्कोपिक, लेकिन हमें ज़्यादातर यूज़ करना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एच को थोड़ा ही मुझे लिखना है। एच तो आपको पता ही है ना, एच इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। अब कौन सा बाकी है? डेल्टा पी। चलिए डेल्टा पी भी लिख देते हैं। डेल्टा पी इज नथिंग बट, ये ऊपर लिख दिया होता तो अच्छा होता, क्योंकि अनसर्टेनिटी अब फिर से लिखना पड़ेगा। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है,
और कुछ अब बाकी नहीं रहता है। ये सब टर्म्स है, जब आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा इतना जो है प्रिंसिपल आप ज़रा लिख लेना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये इक्वेशन 2 हमने डिराइव किए, और आपको प्रिंसिपल और इक्वेशन 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अब इसको प्रूव करना है, ठीक है, फॉर ऑल बॉडीज। इज इट क्लियर? इसको अभी यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन, ये हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टिल देन थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।